हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र अध्याय 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूत्रण और मूत्र के घटक के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरिन के जो घटक हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मूत्रण मूत्र त्याग की प्रक्रिया है। यूरिन त्याग की एक प्रक्रिया है। मूत्र त्याग की प्रक्रिया मूत्राशय भित्ति की चिकनी पेशियों और मूत्राशय द्वार के चारों ओर खुलने वाली कंकाल पेशियों के शिथिलन के माध्यम से पूर्ण होती है। मूत्राशय के भित्ति में धीरे धीरे मूत्राशय भरने से खिंचाव आता है। जो यूरिन ब्लैडर होता है, जब मूत्र इकट्ठा हो जाता है, जब भर जाता है तो हल्का दर्द का जो है अनुभव होता है, यानी खिंचाव का अनुभव होता है। तो मूत्राशय के खिंचाव ग्राही मूत्राशय में तंत्रिका आवेगों को उत्पन्न करते हैं। ये आवेग संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक ले जाए जाते हैं। इससे पूर्णता का बोध होता है तथा तब अवरोधिनी प्रेरक आवेगों के निरोध से शिथिल होते हैं। स्वायत्त नियंत्रण से मूत्राशय की भित्ति में चिकनी पेशियां संकुचित होकर संग्रहित मूत्र को खाली कर देती है। याद रखिएगा, वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल और शेष उत्सर्जित पदार्थों को यूरिन कहते हैं। यह जो यूरिन होता है यह पारदर्शी, विशेष गंध और उपापचयी अपशिष्ट युक्त द्रव है जो हल्के पीले रंग का और थोड़ा अम्लीय होता है। तो इसका यूरिन का जो पीएच मान होता है 6 होता है, याद रखिएगा, और इसका परास 4.2 से 8.2 के बीच होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। तो जो यूरिन है इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मूत्र का जो संगठन है, जैसे यूरिन में जल की मात्रा 95% होता है, यूरिया की 2%, प्रोटीन, वसा, शकरा और अन्य कोलाइडस का मात्रा 1.3%, क्रिएटिनिन का 0.1%, यूरिक अम्ल का 0.05%, सोडियम का 0.35%, कैल्शियम का 0.015%, पोटेशियम का 0.15%, क्लोरीन का 0.6%, सल्फेट का 1.8%, फास्फेट का 0.27% और मैग्नीशियम का 0.06%। इसके अलावे मूत्र में, यूरिन में अति अल्प मात्रा में अमोनिया होता है, हिप्यूरिक अम्ल होता है, सीसा होता है, अमीनो अम्ल, आर्सेनिक, आयोडीन और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। इसके बाद किडनी के कार्य यानी फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी किडनी के कार्य क्या क्या हैं। किडनी के कार्य निम्नलिखित हैं। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। जो किडनी है यह शरीर में परासरण नियमन के द्वारा लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण करता है और यह पोषक तत्वों जैसे शकरा, अमीनो एसिड के अधिशेष भाग का यह निष्कासन करता है। अधिकांश कशेरुकी जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से ये बाहर निकालता है। रक्त अपोहन तथा वृक्क प्रत्यारोपण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो किडनी ट्रांसप्लांट है कैसे होता है, क्यों होता है। तो देखिए, जो रोगी होते हैं जिनके किडनी समान रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होते, यानी उनके किडनी खराब हो जाते हैं, तो उनके रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वो अचानक बढ़ जाती है और यूरिया की मात्रा अचानक बढ़ जाने के कारण एक रोग होता है जिन्हें यूरेमिया कहते हैं। ऐसे रोगियों में एक आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता पड़ती है जिसे यूरिया सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निष्कासित किया जा सके और इस प्रक्रिया को रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, याद रखिएगा। रोगी की धमनी से रक्त निकालकर इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करके हिपेरिन नामक का जो हिपेरिन है इस नाम का थक्का निरोधी मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को कृत्रिम वृक्क में यानी आर्टिफिशियल किडनी में डाल दिया जाता है। इस उपकरण में बहुत सी नलिकाएं होती हैं जो कि सेलोफेन झिल्ली से बनी होती हैं। यह झिल्ली कुछ बृहद अणुओं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन के लिए अपारगम्य होता है, परंतु कुछ ऐसे विलय जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और खनिज आयनों के लिए पारगम्य होती है। यह झिल्ली रक्त को अपोहनी द्रव से पृथक किए जाते हैं या मतलब कि पृथक किए रहती हैं, जो कि नलिकाओं के ये बाहर रहती हैं। अपोहनी द्रव में कुछ छोटे विलय खनिज अम्ल होते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन आदि झिल्ली से अपोहनित तरल में सांद्र प्रवणता के द्वारा आ जाते हैं और साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट भी बाहर निकल जाते हैं। इससे प्लाज्मा और प्रोटीन अणुओं का ह्रास नहीं होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बृहत अणु युक्त कोलाइड में छोटे विलय अणुओं को एक सामान्य
पारगम्य झिल्ली से पृथक करने में सहायता मिलती है, उसे अपोहनी क्रिया यानी डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस किसे कहते हैं? आपको याद रखना है कि प्लाज्मा और प्रोटीन अणुओं का जो है इसके द्वारा ह्रास नहीं होता है, मतलब कि कोई हानि नहीं होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बृहत अणु युक्त कोलाइड में छोटे बिले अणुओं को एक पारगम्य झिल्ली से पृथक करने में सहायता मिलती है, तो उसे डायलिसिस कहते हैं। जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसे रक्त को निकालकर शारीरिक तापमान पर गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें हेपेरिन नामक थक्का रोधी मिलाकर समान रक्त अस्कंदता प्राप्त करके रोगी की शिराओं में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके वेन में क्या किया जाता है? प्रवाहित कर दिया जाता है रोगी के वेन में, मतलब कि नसों में। रक्त अपोहन के द्वारा यूरेमिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को जो है बढ़ाया जा सकता है। यदि किडनी में उत्पन्न कार्यहीनता, ठीक है, जो किडनी है इसमें उत्पन्न वृक में उत्पन्न कार्यहीनता का अन्य किसी विधि के द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है, तो किडनी का प्रत्यारोपण की जो है यानी किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। जो दात्री वृक किसी ऐसे व्यक्ति से, यानी जो किडनी देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई हो, या किसी जीवित व्यक्ति से जो रोगी का संबंधी हो, रिलेटिव हो। किडनी प्राप्तकर्ता के शरीर के ऊतक दानदाता यानी जो किडनी देते हैं उनके शरीर के ऊतक से जितनी अधिक मतलब कि सामान्यता होगी या साम्यता रखते होंगे, या जो उनके टिश्यू हैं जो प्राप्त करते हैं या जो देते हैं, उन दोनों के बीच में अगर जो टिश्यू की मतलब कि साम्यता होगा, तो प्राप्त किए गए किडनी को रोगी के शरीर के द्वारा स्वीकार किए जाने में उतना ही कम समय लगेगा। देखिए, रोगी के शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, प्राप्त किए गए ब्रेक को बाह्य वस्तु समझकर उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। इसीलिए एक समय में रोगी को ऐसे औषधियां ब्रेक प्रत्यारोपण के बाद दी जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दी जाती है, जो कुछ समय के लिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। इससे प्रत्यारोपित जो किडनी है और जो शरीर है, इसको सामंजस्य स्थापित करने का समय मिल जाता है। देखिए, उत्सर्जनों में जो फेफड़े की भूमिका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मनुष्य के लंग्स के द्वारा लगभग 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 मिलीलीटर जल प्रतिदिन समान विस्थापन से निष्कासित किया जाता है। गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में फेफड़ों के द्वारा जल का ह्रास फुफ्फुसों के द्वारा बहुत कम होता है, और शीतल तथा सूखे मौसम में जल का ह्रास अधिक होता है, जल की हानि ज्यादा होता है। मुख और नासिका से श्वसन की दर फेफड़ों के द्वारा होने वाले जल ह्रास को प्रभावित करती है। फेफड़ों के द्वारा होने वाले उत्सर्जन से विभिन्न वाष्पशील पदार्थों का भी सरलता से निष्कासन होते रहता है। तो फेफड़ों से जो श्वसन होता है, इससे मतलब कि उत्सर्जन से विभिन्न जो वाष्पशील पदार्थ हैं, इनका सरलता से मतलब कि नुकसान होता है, निष्कासन होता है। इसके बाद उत्सर्जन में जो त्वचा की भूमिका है, रोल ऑफ स्किन, उत्सर्जन में स्किन का जो रोल है किस तरह का है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य की त्वचा में तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो दो प्रकार के द्रवों को सतह पर स्रावित करती हैं। पसीने की जो ग्रंथि है, जो स्वेट ग्लैंड है, इसके द्वारा पसीना, और सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा सीबम का उत्सर्जन होता है। सीबम क्या है? एक तैलीय द्रव है। पसीने में सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा, पसीने में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज पाए जाते हैं। मानव शरीर से पसीने निकलने की जो मात्रा है, नगण्य से लेकर यानी 0 से लेकर 14 लीटर प्रतिदिन तक हो सकता है। यह शरीर की क्रियाशीलता और वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है। पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण के द्वारा शरीर को ठंडा रखना है। उत्सर्जन में यकृत की भूमिका क्या है, लीवर की भूमिका क्या है? यकृत कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, एस्टेरॉयड हार्मोन के अक्रियाशीलता उत्पादों, विटामिन और दवाओं को निष्कासित करता है। जो लीवर होता है, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक, एस्टेरॉयड हार्मोन के अक्रियाशील उत्पाद जैसे विटामिन और दवाओं को यह निष्कासित करता है। जो लीवर है, इन पदार्थों को पित्त में भेजता है। ठीक है, पित्त अपने साथ बहुत से पदार्थों को मिश्रित करता हुआ आंत्र में पहुंचाता है, जिसको अंत में मल के साथ जो है बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो रोग है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं? पहला, ब्रेक अस्थमरी या गुर्दे की पथरी। देखिए, जो पेल्विस होता है,
वृक्क के श्रेणी में यानी पेल्विस में लगातार खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक अम्ल एकत्र हो जाते हैं तो पथरी या स्टोन का ये रूप ले लेते हैं। पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, जिससे मूत्र मार्ग में मूत्र के जो रास्ते, यूरिन का जो रास्ता है वहां पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वृक्क शूल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वृक्क शूल उत्पन्न हो जाता है, इससे अंडकोशों और जांघों में तीव्र पीड़ा होता है, दर्द होता है। यहां पे आप देख सकते हैं जो वृक्क असमरी या गुर्दे की जो पथरी है किस तरह से जो है, यहां पे देखिए ये जो स्टोन है मूत्र मार्ग है, यहां पे ये जब स्टोन मतलब कि आ जाता है तो ये जो मार्ग है ये इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, ये है कैलिसील असमरी और ये क्या है, वृक्क श्रेणी असमरी। तो आप देख सकते हैं इसके रोगियों को कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, बीज युक्त जैसे टमाटर बैगन आदि नहीं खाना चाहिए। और इसका शल्य चिकित्सा यानी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है, शल्य चिकित्सा के द्वारा उपचार किया जाता है। इसके रोगियों को उचित मात्रा में प्रतिदिन पानी मतलब कि चाहिए होती है, क्योंकि कम पानी पीने से भी समस्या बढ़ जाती है। दूसरा है वृक्कपात या गुर्दा निष्क्रियता। वृक्कों में वृक्कपात निम्न 3 कारणों से हो सकता है: तीव्र वृक्कशोथ, विष व अल्प रक्तदाब। देखिए वृक्कपात के रोगी में अल्प मूत्रता व अमूत्रता की दशा उत्पन्न हो जाती है। अमूत्रता की दशा में रोगी बिल्कुल मूत्र विसर्जित नहीं कर पाता है। मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन की उपस्थिति से एल्बुमिन में और रक्त की उपस्थिति से रक्त में रोग हो जाता है। ठीक है, इस रोग के रोगी में केवल एक गुर्दा खराब और निष्क्रिय हो जाता है, तो रोगी उचित दवाओं और नियमित दिनचर्या से केवल दूसरे गुर्दे पर जीवित रह सकता है। गुर्दे का प्रत्यारोपण भी एक विकल्प है, जिससे व्यक्ति फिर से दोनों गुर्दों यानी किडनी की मदद से अपनी सामान्य आयु तक जीवित रह सकता है। इसके बाद तीसरा रोग है यूरेमिया। यूरेमिया क्या है, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। जब शरीर में यूरिया अपशिष्ट उत्पाद एकत्रित होने लगते हैं, शरीर में यूरिया अपशिष्ट उत्पाद जब एकत्रित होने लगते हैं तथा किडनी सामान्य रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता है, तो शरीर में एक विषाक्तता की स्थिति बन जाती है, जिसे यूरेमिया कहते हैं। इस रोग की गंभीरता का अनुमान रुधिर यूरिया के मापन के द्वारा टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। यूरिया की मात्रा का मापन अन्य नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थों के तुलना में सरल होता है। इसके बाद है मूत्र विसर्जन विकार। मूत्र विसर्जन विकार, ठीक है, मूत्र विसर्जन विकार आवृत्ति असंयमिता, नैश असंयति और मूत्र कृच्छ तथा पेशाब में जलन की दशा में मूत्र विसर्जन की क्रिया पीड़ामय होती है। दर्द होता है, मूत्र जब त्याग करने की जब इच्छा होगी तो उस समय दर्द होगा। मूत्र अवधारणा की दशा जब तीव्र हो जाती है या तीव्र हो सकती है तो यह अवस्था सामान्यतः मूत्र पथ में अवरोध के कारण होता है। मूत्र पथ यानी मूत्र का जो मार्ग है, इसमें अवरोध निम्न कारणों से हो सकता है: मूत्र मार्ग का संकुचित होना, प्रोस्टेट ग्रंथि का सुदमय अभिवर्धन तथा पथरी आदि। ये सभी इसके मतलब कि मूत्र मार्ग का संकुचित होना जो है किसका कारण है? प्रोस्टेट ग्रंथि का सुदमय अभिवर्धन तथा पथरी आदि यानी जो स्टोन होते हैं। इसके बाद है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के किडनी में पीड़ा होने के स्थान पर कमर में पीड़ा होता है। जांघों के नीचे यह पीड़ा जो है मतलब कि आ जाता है, ऊपर से मतलब नीचे की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। बार बार कम मात्रा में दर्द के साथ मूत्र आता है। इस रोग का ये सभी लक्षण है, याद रखिएगा। इसके बाद कभी कभी मूत्र के साथ रक्त भी यानी ब्लड भी आता है। इस रोग का कारक है जीवाणुओं का संक्रमण, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पेनिसिलिन का उपयोग करके जो है इस रोग से बचा जा सकता है, यानी पेनिसिलिन जो है इस रोग के लिए लाभकारी होता है। इसके बाद है मूत्राशय शोथ या सिस्टाइटिस। मूत्राशय शोथ या सिस्टाइटिस, इस रोग के रोगियों में मूत्राशय में बहुत ज्यादा पीड़ा होता है, ठीक है, और मूत्र का बार बार आना, समान स्थिति हो जाता है, शरीर में अकड़न हो जाता है, शीत और कपकपी, शरीर भारी लगने लगता है। और ये सभी मूत्राशय शोथ या सिस्टाइटिस है, इसके ये लक्षण है, इस रोग के ये सभी लक्षण हैं और इसका कारण है ई कोलाई जीवाणु का संक्रमण। इसके बाद है डायूरेसिस।
डायूरेसिस क्या है? तो इसमें मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र त्याग करने की जो इच्छा होती है बार बार होती है, और वे पदार्थ जो डाइसरेसिस का कारण होते हैं डायूरेटिक कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज और कैफीन आदि। याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसको देख लेते हैं। केचुए मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु हैं। केचुए मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु हैं, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर, पर्याप्त जल के अभाव में ये यूरियोटेलिक हो जाते हैं। लंग फिश भी मुख्य रूप से अमोनोटेलिक है, किंतु ग्रीष्मकालीन सुषुप्ता अवस्था के समय यह यूरियोटेलिक हो जाता है। ठीक है। मेढक का टेडपोल कयांतरण के प्रारंभ होते ही अमोनोटेलिक हो जाता है, और 24 घंटे में मेढक अपने शरीर के 1/3 भाग के बराबर पानी शरीर से बाहर निकालता है। एक मनुष्य अपने मूत्र में रुधिर की अपेक्षा यूरिया की सांद्रता 100 गुना तक रख सकता है। शार्क तथा रे मछलियां अपने शरीर में 2 से 2.5% यूरिया रखने में मतलब कि समर्थ होती हैं। याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रक्त में प्रवाहित होने वाला यूरिक अम्ल जब जोड़ों में सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में एकत्रित हो जाता है तो जोड़ों में पीड़ा प्रारंभ हो जाता है। जोड़ों में ज्वाइंट जहां होते हैं वहां पे दर्द होने लगता है, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। तो सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में जब जोड़ों में दर्द मतलब कि एकत्रित हो जाता है तो दर्द उत्पन्न होता है, तो इसको गठिया रोग कहते हैं। मल विसर्जन एक उत्सर्जन क्रिया नहीं है। मल का विसर्जन करना उत्सर्जन क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। चाय, कॉफी, अल्कोहल और औषधियों के प्रयोग से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज में मूत्र के साथ शर्करा निकलती है। ठीक है, डायबिटीज यानी मधुमेह। और कीटोन्यूरिया होने पर मूत्र में कीटोन बॉडीज निकलती हैं। पीलिया रोग में मूत्र के साथ पीत लवण आते हैं, और एक समान वयस्क व्यक्ति में 24 घंटों में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। याद रखिएगा। इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वह कौन सा अंग है जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वह आपका गर्भाशय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो कौन सा है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो आपको मालूम है मानव शरीर में जो यूरिया है इसका निर्माण यकृत में होता है। याद रखिएगा। 4 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2। तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो जो वृक्क है इसका जो संबंध है, वृक्क का जो संबंध है किससे है? तो वृक्क का संबंध है मूत्र निर्माण से। जो यकृत है, यकृत का जो संबंध है बताइए, यूरिया निर्माण। श्वेत जो ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां, इसका जो संबंध है त्वचा से है। त्वचा से श्वेत ग्रंथियां निकलती हैं और फेफड़ों से CO2 का निष्कासन होता है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो मानव वृक्क के कार्य हैं इनसे संबंधित कुछ कथन हैं। इन कथनों को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो सही है, पहला है कि वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। जो वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, बिल्कुल सही है। और बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा से रक्त में भेजा जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, तो चारों कथन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
देखिए पहला है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, यह भी सही नहीं है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह बिल्कुल सही है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, यह भी सही नहीं है। तो शुद्ध किया जाता है ब्लड को। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायलिसिस। और यह प्रश्न कई बार पूछे गए, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, पूछा गया है कि वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है? किडनी में जो पथरी होता है किसके कारण बनता है? तो किडनी में पथरी के जो कारण है बनने के वह है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट, यानी ये सभी जो है किडनी में पथरी बनने के कारण हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। किडनी से प्रति मिनट जो औसत रक्त प्रवाह होता है, ब्लड प्रवाह होता है, कितना होता है? तो 1200 सीसी, याद रखिएगा 1200 सीसी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है क्रेब हैंसलिट चक्र क्या है? क्रेब हैंसलिट चक्र क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो क्रेब हैंसलिट चक्र है, यह यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए मतलब कि उत्तरदायी होता है। 13 नंबर जो है आपको मिलान करना है, एक तरफ जंतु दूसरे तरफ जंतु के उत्सर्जी अंग का नाम दिया गया है, तो आप मिलान कीजिए, एक बार देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अमीबा का जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन किस अंग से करता है? अमीबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा और रेतिका, यानी अमीबा का जो संबंध है वो थर्ड से है, त्वचा और मतलब कि रेतिका से। जो केचुए हैं इनका जो संबंध है बताइए उत्सर्जिकाएं से। जो झींगा मछली है, झींगा मछली का जो संबंध है हरित ग्रंथियों से है। और अर्थोपोडा का जो संबंध है, अर्थोपोडा का जो उत्सर्जी अंग है वह मैलपीगी नलिकाएं। 14 नंबर, अच्छा इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक विषैला जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? मानव में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिक अम्ल, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। 16 नंबर है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है क्या है? एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन और एडीएच, याद रखिएगा। जो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है वो है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। डाईयूरेसिया में क्या होता है? डाईयूरेसिया में क्या होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डाईयूरेसिया में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, अचानक से यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग के या कुंडलित भाग से जो मुख्यतः कह सकते हैं कि आयनों का जो पुनरावशोषण होता है, बताइए किस भाग से होता है? तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।